गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग, कल आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा, ऐसे मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन, ठीक है ना, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी एवं उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, क्या हम लोगों को करना होता है। इसमें हमारे शिक्षण बिंदु है विद्यालय प्रबंध के सिद्धांत, विभिन्न अभिकर्मियों जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, समुदाय, इत्यादि की भूमिका, विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। पर्यवेक्षण तंत्र में हमारे बीएसए, जिला विद्यालय निरीक्षक, डाइट, बीआरसी, संकुल, ठीक है, इत्यादि अधिकारी या प्रबंध तंत्र शामिल होगा, जो पर्यवेक्षण कार्य में सुचारू रूप से लगे रहते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, इसमें हम लोग सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट है आधारभूत प्रदर्शन, ठीक है ना, जो बेसिक बेस है विद्यालय का, उसके बारे में। प्रजातांत्रिक प्रबंधन, विद्यालय में जो बच्चे आते हैं या जो कर्मचारी हैं उन पर कैसे हम लोग प्रबंध कर सकते हैं, उनको कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में। आंकड़ों के वैज्ञानिक संग्रह, जो हम लोगों के विद्यालय संबंधित रिकॉर्ड हैं, आंकड़े हैं, छात्र लोगों की प्रोफाइलें हैं, इनको किस प्रकार से हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना, ठीक है ना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही बालक के लिए नहीं उपयुक्त है, बल्कि उस पाठ्यक्रम में निहित व्यवहारिक ज्ञान भी बालक को जानना अति आवश्यक है। अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर, जो हमारा शिक्षक होता है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि समाज का दर्पण होता है, समाज उसको बहुत ही सम्मान देती है, अर्थात वो जो रास्ता दिखाता है समाज उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। समन्वय स्थापित करना, अध्यापक का छात्रों के प्रति, छात्र का अध्यापक प्रबंध तंत्र के प्रति, प्रबंध तंत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के प्रति जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको एस्टेब्लिश करना, अध्यापकों का विद्यालय के उत्तरदायित्व में सहयोग करना, ठीक है, जो हमारे विद्यालय संबंधी कार्य होते हैं उसमें जो अध्यापक अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग, जो हमारे विद्यालय संबंधी सामग्री है, शिक्षण संबंधी सामग्री है, ठीक है ना, या एक विद्यालय चलाने हैं तो जो भी सामग्री या प्रोजेक्टर, जो भी सेटअप हम लोगों को अलाउ किया जाता है उसका हम लोग उसको चलाने के लिए हमारे पास उसकी पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। अगर हम उसके प्रबंधक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रबंधन का कुछ अनुभव होना चाहिए, प्रधानाचार्य का कुछ अनुभव होना चाहिए। वित्त का न्याययुक्त उपयोग, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, हमारे निश्चित गोल होने चाहिए और उसकी प्लानिंग भी हमारे पास होनी चाहिए। आवधिक निरीक्षण, समय समय पर हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए। लचीलापन, केवल कठोरता से ही नहीं संस्थाओं का संचालन होता है, उनमें थोड़ा बहुत लचीलापन भी होना चाहिए। अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति, जो हमारा टीचर प्रोफेशन है उसको डे बाय डे हम लोग और कैसे इम्प्रूव कर सके,
इसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए, यह बात करेंगे हम लोग। आशावादी सिद्धांत, अध्यापक या विद्यालय को हमेशा आशाओं के अनुरूप ही कार्य करना होता है। निराशावादी सोच से अगर वो काम करेंगे तो विद्यालय का उत्थान की जगह पतन होगा। छात्रों को प्रशासन में साथ लाना, जो भी हमारे विद्यालय का डिसिप्लिन है या किसी भी इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन है तो उसको छात्रों तक लागू करवाना, ठीक है ना। तो अब इन्हीं सारे पॉइंटों को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आधारभूत दर्शन। विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को शिक्षा एवं विद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट हो, ठीक है ना। यानी कि जो भी जिस उद्देश्य से हम लोग वहां पर आए हैं वो चीजें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय सत्र प्रारंभ होने से पहले वो सारी चीजें उस कर्मचारी को, उसकी क्या बेसिक नीड्स है, क्या बेसिक डिसिप्लिन है, ये होना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रबंधन, एक दक्षतापूर्ण प्रबंधन को प्रजातांत्रिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जो भी वहां पर लोग हैं उनका क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स है, क्या उनका प्रोडक्टिविटी है, इसके भी मतलब जो भी सोच है वो हमारे प्रबंधन तंत्र को रखना चाहिए। आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, इसका आशय यह है कि विद्यालयी वृत्त रिकॉर्ड को उचित ढंग से रखा जाए। जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे छात्र संबंधी होते हैं, ठीक है, और विद्यालय संबंधी होते हैं, इन सारे डेटा को वैज्ञानिक तरीके से, अगर डिजिटलाइज फॉर्म में तो डिजिटलाइज फॉर्म में, या फिर अगर कॉपी किताबों में उसको रखना चाहते हैं तो उसके फॉर्म में हम रख सकते हैं। पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन बनाना, छात्रों को उनकी रुचियों, योग्यताओं, सुझावों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराना, ठीक है। अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व प्रति आदर, जो भी हमारे अध्यापक हैं उनके प्रति क्या है, सम्मान, ठीक है, और उत्साह उनका करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंट पे अधिक बल देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी कर्मचारी एक सम्मति अंग की तरह काम करें। यानी कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो सारे कर्मचारियों को पता होना चाहिए, और उस जितने समय तक वो किसी संस्थान में हैं, अगर चूंकि हम लोग शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो विद्यालय की ही बात करेंगे कि जब तक वो विद्यालय में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है तो उनका कार्य विद्यालय के प्रति पूर्ण निष्ठा से होना चाहिए। जो भी हम लोगों की ड्यूटीज हैं उसमें सहभागिता दर्ज हो। इसके बाद विद्यालय सामग्री का, जो भी हमारे टीएलएम्स हैं या जो भी हमारे लर्निंग मटेरियल है या जो भी हमारी बुक्स हैं, इन सारी चीजों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो। जो हमारे संगीत कक्ष बनाए गए हैं, प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, तो उनको अच्छे तरीके से उपयोग हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से असिस्टेंट्स रखे जाएं। अच्छी तरीके से तात्पर्य है हमारा योग्य और अनुभव के आधार। वित्त का न्याययुक्त उपयोग, अगर हम किसी विद्यालय में वित्त का हेर फेर करेंगे तो वो विद्यालय, ठीक है, अपने जो कर्मचारी है उनका वेतन भी नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ उस विद्यालय की उत्थान की जगह पतन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, अगर हमको कोई, हमने विद्यालय प्रारंभ में कोई योजना या सत्र उद्देश्य तैयार किया है, लक्ष्य बनाया है, तो उसको किस तरीके से हम विद्यालय में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका भी ब्लूप्रिंट आपको बनाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट,
आवधिक निरीक्षण, मासिक विद्यालयों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाया जाता रहे। लचीलापन, ठीक है ना, लचीलापन में क्या है, पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, परीक्षा समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष है, इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। ठीक है ना, कि जो हमारा बालक होता है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, तो उसको हम अपनी विद्यालय समय सारणी में, परीक्षाओं में ऐसे विषयों के साथ, उसकी रुचि के साथ, उसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उसके अनुरूप उसको क्या प्रदान करें, पाठ्यक्रम प्रदान करें। ठीक है ना। अब हमारे पास एक HG ने परिभाषा लिखी है लचीलेपन में, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या कहा इन्होंने, प्रबंध को तरल होना चाहिए, अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, इसी प्रकार छात्रों को भी अनेक नियम और बंधनों के नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, कि नहीं आपको ये काम करना है। विद्यालय में आप लोग देखते होंगे किसी किसी विद्यालय में कि कुछ न कुछ ऐसा कार्य होता है कि बच्चों के बेमन से भी वो करवाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति। मैंने बताया आपको समय समय पर सेमिनार होना चाहिए, समय समय पर उनको अपने पाठ्यक्रम को, अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। ठीक है ना, जो खोज के नए साधन है वो उपलब्ध कराने चाहिए। आशावादी सिद्धांत, अध्यापक को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। आशावादी रहेगा तो वो अपने बच्चों में एक उम्मीद की किरण को हमेशा जगाए रहेगा। ठीक है ना, कोई डिप्रेसिव नेचर का भी होगा तो उसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमारा अध्यापक निराशावादी रहेगा तो जिस उद्देश्य की, जिस क्या कहते हैं, समाज के लिए हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इन सारे पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, छात्रों की सहभागिता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक तकनीकी में इनका उपयोग है, इसके बारे में ये सारी जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।